नमस्कार। सभी किसान भाइयों का धरती बचाओ जागरूकता अभियान में हार्दिक स्वागत। खेती में एक जगह पर खड़े होकर जितनी भी जमीन हमारे नजरों के सामने होती है, वो सारी जमीन में अगर हम एक जैसी बीज, खाद और एक ही जगह का पानी दें और एक जैसी मेहनत करने के बावजूद भी पूरी जमीन में एक जैसी फसल खड़ी नहीं होती है। कारण जमीन सभी जगह की अलग अलग है। मतलब अगर सभी चीजें जैसे खाद, बीज, पानी या मेहनत एक जैसी होने से भी जमीन अगर अलग है तो आपकी फसल अलग है। यहां पे ये बात पक्की है कि जमीन का फसल के होने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जमीन हल्की तो फसल भी हल्की है, जमीन अच्छी तो फसल भी अच्छी है। अगर हम जमीन को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए हम काम कर सकते हैं। जमीन को और करीब से जानने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग जमीन के भौतिक गुण। जमीन दिखने में कैसी है? लाल है, काली है या सफेद? और जमीन की पानी पकड़ने की और पानी छोड़ने की क्षमता क्या है? ये जमीन के भौतिक गुण हैं। इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस भौतिक गुण के आधार पर हमें फसल कौन सी लगानी है ये तय करते हैं। 2. जमीन के रासायनिक गुण। भौतिक गुण के आधार पर हमने तय किया, समझो धान की फसल लगानी है। अब समझो धान की फसल को 50 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। जमीन में हमने देखा कि 25 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध है, तो किसान क्या करेगा? 25 किलो नाइट्रोजन खरीद के जमीन में डालेगा। इसका मतलब ये जो भी तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, सोडियम, बोरोन, कैल्शियम इत्यादि, ये सारे तत्व जमीन के रासायनिक गुण में आते हैं और इसके ऊपर आज तक किसान काम करता आ रहा है। इन तत्वों के ऊपर काम करने के लिए किसान के पास 2 रास्ते हैं। एक तो किसान रासायनिक खाद या कोई बाजार में उपलब्ध उत्पाद के माध्यम से उसे पूरा कर सकता है, या तो किसान गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद के माध्यम से पूरा कर सकता है। गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद में क्या है? तो इसमें संपूर्ण तत्वों का भंडार है जो इन खादों के माध्यम से फसल को मिलता है। इसका मतलब आज तक किसान या जितनी भी कंपनियां हैं इस भाग के ऊपर काम कर रही है। जो दूसरा भाग, जमीन के रासायनिक गुण, जमीन में उपलब्ध तत्व और फसल के जरूरत के अनुसार तत्वों को कम ज्यादा करना। अभी हम देखेंगे कि ये 2 भाग, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के अलावा ये तीसरा भाग क्या है और हमारे लिए जरूरी है क्या, तो ही हम इसके ऊपर काम करेंगे अथवा नहीं करेंगे। और तीसरा भाग है जिसको हम बोलते हैं जैविक गुण। जमीन के जैविक गुण में जितने भी जीव जीवाणु हैं वो इस भाग में आते हैं। अभी ये हमारे लिए जरूरी है क्या? इसको जानने के लिए हमें इसके लिए क्या करना है? हम अपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उसी के 2 भाग करेंगे। एक भाग को हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे। ये कहां पे करेंगे? तो लोहार के भट्टी में जाकर करेंगे। फिर उसको ठंडा करेंगे। उसके बाद उन दोनों भागों में बीज डालेंगे। जिस भाग को हमने गर्म किया था उस भाग में से बीज कभी भी नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों? अभी देखो, जिस भाग को गर्म किया था उस भाग में भौतिक गुण भी वैसे ही हैं और रासायनिक गुण भी वैसे ही हैं। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप में जो जीव जीवाणु थे ये सारे खत्म हो गए, तो बीज नहीं निकला। इसका मतलब कि बीज निकलने की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती थी? तो जीवाणु के माध्यम से होती थी। ये एक काम हो गया।
अब दूसरा काम देखो, हम किसान लोग जब खाद जमीन में डालते हैं तो क्या ऐसा करते हैं कि फसल के इधर की मिट्टी हटाकर मूलियों को देखकर खाद डालते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, जैसी मर्जी खाद को जमीन में फेंक कर आते हैं। अब खाद मूलियों के पास तो नहीं गिरती, वो तो कहीं पर भी गिर जाती है। और फिर अगर 2 दिन बाद हम देखें तो फसल में बदलाव होते हैं। वो डाली हुई खाद फसल में लग जाती है, तो खाद और फसल के बीच कुछ तो हलचल हुई है। क्या ऐसा हुआ कि खाद चल के फसल के पास गई, या ऐसा हुआ कि मूलियां बाहर आकर खाद को खाकर अंदर फिर चली गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण काम जीवाणु का होता है। मुझे बताओ कि क्या जो खाद आप डालते हो वो खाद फसल एक ही समय में उठा लेती है क्या? नहीं। तो क्या जो खाद हम लोग डालते हैं वो खाद खुद को इकट्ठा करके रख सकती है क्या? नहीं। तो जीवाणु क्या करते हैं? जो भी खाद किसान डालता है उसको इकट्ठा करके रखना और फसल की जरूरत के हिसाब से खाद को फसल में पहुंचाने का काम करते हैं। यह भी सबसे महत्वपूर्ण काम है जो जीवाणु के माध्यम से होता है। अब तीसरा काम तो देखो, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो फसल जिस रूप में है उस रूप में उसको कभी नहीं लेती। आपकी भाषा में अगर बताऊं तो जैसे कि गेहूं अगर हमारे खाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर मैं आपको एक थाली भर के गेहूं खाने के लिए दूं तो क्या आप खाओगे? नहीं। तो क्या करोगे? उसका आटा बनाओगे, आटे की रोटी बनाओगे, फिर खाओगे। मतलब जिस रूप में है उसको दूसरे रूप में बदलोगे, फिर उसे खा सकते हैं। उसी तरह फास्फोरस, सिलिकॉन ऐसे जो तत्व हैं जिस रूप में हैं उस रूप में फसल कभी नहीं लेती, उसको दूसरे रूप में बदलने की जरूरत होती है। उसको घुलनशील बनाना पड़ता है। यह काम जीवाणुओं के माध्यम से ही होता है। अगर आपने फास्फोरस जमीन में डाला और अगर वहां पे जीवाणु नहीं है तो वह फास्फोरस जमीन में वैसा ही पड़ा रहेगा, वो फसल में कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा। और आप सोचोगे कि मैंने तो फसल में डाला, लेकिन फिर फास्फोरस की कमी क्यों आई? फिर आप क्या करोगे? फिर आप फास्फोरस को लाके डालोगे और ऐसा करने से आपके खाद के खर्चे बढ़ते हैं। मतलब ये सारे तत्वों को दूसरे रूप में बदल के फसल में पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण काम जीवाणुओं के माध्यम से होता है। अभी आपको कार्बन और नाइट्रोजन के संबंध के बारे में पता है क्या? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं। देखो, फसल को सबसे ज्यादा कौन सा तत्व लगता है? नाइट्रोजन। लेकिन अगर जमीन में जितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन की उपलब्धता रहेगी, उतना ही नाइट्रोजन फसल को अच्छी तरह से उपलब्ध होगा। मतलब जमीन में कार्बन की मात्रा कम से कम 1% से 1.5% रहना आवश्यक है। इसी प्रकार फसल और मिट्टी परीक्षण के हिसाब से भी कार्बन की मात्रा हम निर्धारित कर सकते हैं। अब किसान को फसल में नाइट्रोजन डालने के बावजूद भी नाइट्रोजन की कमी दिखेगी। फिर वो क्या करेगा? तो फिर से नाइट्रोजन खेत में लाके डालेगा, जबकि कार्बन के नहीं होने से नाइट्रोजन की कमी आ गई है। अभी जमीन में अगर कोई तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटैश, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, सल्फर या और कोई तत्व की अगर कमी हो तो हम मार्केट से खरीद के लाके डाल सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन की है तो वो बाजार में नहीं मिलता। कार्बन को जमीन में उपलब्ध करवाने का एक ही रास्ता है, गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद। अब ये गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद क्या है? ये बड़े लेवल पे तत्वों का विघटन है। गोबर के ऊपर प्रक्रिया होकर ये खाद में परिवर्तित होता है और जो भी खेती का कचरा या पत्ते, इनका बड़े लेवल पे विघटन होकर कंपोस्ट खाद तैयार होती है।
जब किसान इसको जमीन में डालता है तो जीवाणु इसके ऊपर काम करके इस खाद का सूक्ष्म लेवल पे विघटन करके इसके अंदर जो भी तत्व हैं उनको निकाल के फसल में पहुंचाया जाता है। और उसके बाद जो शेष बचता है वो कार्बन होता है। इसका मतलब कि कार्बन को जमीन में उपलब्ध करवाने का सबसे महत्वपूर्ण काम भी जीवाणु के माध्यम से होता है। अभी पौधे को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। पौधे को फूल में आना है, फूल को फल में बदलना है, इसके लिए भी हार्मोन्स की जरूरत है। यह हार्मोन्स बनाने का काम भी जीवाणु के माध्यम से होता है। अभी पौधे को बीमारी से बचाना है, उसके लिए जो उसके शरीर में दवाइयां तैयार करनी होती हैं। देखो, कभी कभी हमारे शरीर में अगर घाव हो गया हो तो बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाता है। कभी कभी कोई तंदुरुस्त आदमी अगर बीमार हो गया तो बिना दवाइयों के भी बुखार ठीक हो जाता है, कारण हमारा शरीर अंदर से उसके लिए दवाइयां बनाता है। इस तरह फसल में दवाइयां बनाने का काम भी जीवाणुओं के माध्यम से होता है। अब पहले से अगर देखें तो बीज निकलने का काम, साथ में जो हम खाद डालते हैं उसको खुद के पास इकट्ठा करके फसल तक पहुंचाने का काम, साथ में तत्वों को दूसरे रूप में बदल के फसल में पहुंचाने का काम, साथ में कार्बन को जमीन में उपलब्ध करवाने का काम, साथ में हार्मोन्स बनाने का काम, साथ में दवाइयां बनाने का काम, ये सारे महत्वपूर्ण काम इसी जीवाणु के माध्यम से, इसी जमीन के जैविक गुणों के माध्यम से ही होते हैं। तो अब मुझे बताओ कि आज तक किसान ने या कोई भी कंपनी ने इस जैविक भाग के ऊपर कितना काम किया है? मैं किसान को एक सवाल पूछता हूं कि खेती का लेबर कौन है? तो किसान बोलता है कि मैं ही खेती का लेबर हूं, मैं ही दिन रात खेती में मजदूरी करता हूं। तो अगर किसान लेबर है तो मैं किसान के साथ में एक बीज देता हूं, क्या किसान उसको अंकुरित कर सकता है? नहीं। किसान के जेब में 100 बोरी खाद की लाके खेत में डालने की क्षमता हो, क्या वो एक भी दाना खाद का उठा के फसल में घुसा सकता है क्या? नहीं। तो क्या किसान खेती का लेबर है? नहीं, किसान सिर्फ सप्लायर है। खेत की क्या जरूरत है? किसान सिर्फ उसको सप्लाई करता है। असली लेबर तो जीवाणु है जो खेत में जमीन में काम करके किसान को फसल और पैदावार देते हैं। मतलब किसान का खेत उसकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के लेबर है जीवाणु। और आज तक किसान को उसके असली लेबर के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं। तो देखो, आज की तारीख में खेत में हमें क्या समस्या है? जो बीज हम डालते हैं वो ठीक से अंकुरित नहीं होता है। जो पौधे निकलते हैं उसका पोषण ठीक तरह से नहीं होता है। पौधे को फूल ठीक से नहीं आते हैं। जो फूल आते हैं वो फल में ठीक से परिवर्तित नहीं होते हैं। फसल में बीमारियां भी बढ़ रही है। ये सारी समस्या जो कि सारे काम जीवाणु के माध्यम से होते थे वो आज नहीं हो रहे हैं। आज जहां तक मुझे पता है कि एक मरे हुए आदमी को अगर 10 लाख रुपए का इंजेक्शन लगाया तो उसमें कोई हलचल होगी क्या? नहीं। तो 50 लाख का लगाओ, 1 करोड़ का, 50 करोड़ का इंजेक्शन लगाओ, अभी देखो 10 लाख या 50 करोड़, इसकी भी तो कोई वैल्यू है। फिर भी कुछ भी हमें रिस्पांस नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि अगर हमको रिस्पांस चाहिए तो जान का होना जरूरी है। जितनी जान बढ़ेगी उतना ही रिस्पांस बढ़ेगा। तो आज हम लोग जमीन को या खेती को लेके सिर्फ इंजेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, रासायनिक भाग को लेकर काम कर रहे हैं। जान को लेके जमीन की जान बढ़ाने के लिए कभी काम ही नहीं किया। फैक्ट्री में लेबर की संख्या, ताकत, खेत में जीवाणुओं की संख्या और ताकत,
बहुत मात्रा में कम हुई है और उसके कारण पैदावार कम हुई है। तो हम पैदावार बढ़ाने के लिए लेबर को यानी जीवाणुओं को बढ़ाने के बजाय खेत में फैक्ट्री में कच्चा माल ज्यादा डाल रहे हैं, जो कि रासायनिक भाग यानी कि इंजेक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो क्या आपका फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? नहीं। तो अब हमारे हेल्दी को कंपनी ने क्या किया? तो उन्होंने अब ये तो बात पक्की है कि एक ही जीवाणु सारे काम तो नहीं करता, हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग जीवाणु हैं। तो कंपनी ने जमीन के अंदर जितने भी फायदा करने वाले जीवाणु हैं उन सभी को ढूंढ के निकाला और उनमें से भी ज्यादा ताकत से काम करने वाले जीवाणु को ढूंढ के निकाला और लेबोरेटरी में इस कदर बनाया कि वो जमीन में किसी भी वातावरण में उतनी ही ताकत से काम करें। ऐसे जीवाणु को करोड़ों की संख्या में हम किसानों को देते हैं और उनको आपके जमीन में डाल के पालते हैं। ये जीवाणु जिंदा हैं। जैसे ही जमीन में जाते हैं वे उनकी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या आपके जमीन में बढ़ती है, आपकी जमीन की जान बढ़ती है और जमीन में जीवाणु के माध्यम से होने वाले सारे काम भी तेजी से होना शुरू हो जाते हैं। किसान जितना भी कच्चा माल रसायन खेती में डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका भरपूर रिटर्न्स किसान को उसके खेती से दिलवाना शुरू कर देता है। आज से 10 साल पहले जो हमारे जमीन की कुदरती उपजाऊ शक्ति थी, अगर उस उपजाऊ शक्ति को सबसे कम समय में हमें पाना है तो एक तरीका किसानों से हम करवाते हैं, जिसमें किसानों को सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके कुछ उसी के आसपास की चीजों को इकट्ठा करना है। जैसे 100 लीटर पानी लेना है, उसमें 25 किलो गाय, बैल या भैंस का ताजा गोबर लेना है, साथ में 10 लीटर गोमूत्र, भैंस या बैल का भी चलेगा, साथ में 2 किलो काला गुड़, 2 किलो चना बेसन, 2 लीटर खट्टा दही, 5 किलो जिस खेत में डालना है उसी खेत की मिट्टी। ये सारी चीजें और जमीन की जरूरत के हिसाब से हमारी जीवाणु की प्रोडक्ट, इन सभी का घोल बनाकर कम से कम 20 दिन रखना है और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक। जितना ज्यादा रखोगे उतना अच्छा है। इसके बाद उस घोल को बीज डालने के 2 दिन पहले जुताई के समय खेत में फैलाना है। अगर किसान ऐसा करता है तो उसकी जमीन 15 से 20 दिन के अंदर ही बहुत तेजी से रिस्पांस देना शुरू करेगी और जहां तक मेरा अनुभव रहा है कि वो फसल आपके इलाके की सबसे नंबर 1 फसल होगी। जमीन की उपजाऊ शक्ति भी तेजी से बढ़ेगी। मैं किसान को एक बात हमेशा बोलता हूं कि देखो, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी कौन सी खाद अच्छी है, कौन सा बीज अच्छा है, उसको ढूंढने में गई और आज भी आप उसे ढूंढ रहे हो। 3 महीने अगर आप हम जैसा बोलते हैं वैसा करोगे तो मेरा दावा है कि आपको उसके बाद कोई भी चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हम आपको पूरे खेती में डालने को नहीं बोल रहे हैं, तो जितना आप डाल सकते हैं उतने थोड़े एरिया में यानी खेत में डाल के देखो। अगर आपके जमीन में फायदा हुआ, बदलाव हुआ, तो आपको किसी के विश्वास की जरूरत नहीं। उसको लेके आपके पूरे खेती को, पूरे जीवन को कैसे बढ़िया बनाना है वो आप तय कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे ज्यादा आपके खेत में क्या हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है। हमारे जो भी सहयोगी आपके पास आ रहे हैं उनसे आप फसल के अनुसार उसमें हमारी ये टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल करनी है उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आपने ध्यान से सुना, पढ़ा और आपका कीमती समय इसके लिए खर्च किया। इसके लिए सभी किसान भाइयों को मिशन धरती बचाओ जागरूकता अभियान और
हेल्दी को की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।